वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, पहले तो डेफिनेशन कैसी होगी हमारे पास, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। पहले हम वेक्टर स्पेस को नाम रख लेते हैं, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। एक सेट लिया हमने, ए सबसेट ऑफ वी। अभी हम फाइनाइट से शुरू करने जा रहे हैं, वैसे ये सेट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं हमारे पास। दिस इज फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ए सबसेट S ऑफ V इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V। इसको बेसिस कब कहेंगे? दो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी बेसिस की। किसी भी सबसेट को, जो वो सेट एम्प्टी भी हो सकते हैं फिलहाल, और फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं हमारे पास। एम्प्टी सेट यानी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट एस में हो सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मींस n एलिमेंट्स वेयर n मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दूसरा फिर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं, हम n एलिमेंट्स के साथ करने जा रहे हैं। ए सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। एंड सेकेंडली, इफ S इज स्पैनिंग सेट ऑफ V, स्पैनिंग सेट ऑफ V, इट मींस ये जनरेटिंग सेट बने, स्पैनिंग सेट बने, दैट इज हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, V इज LS के इक्वल आ जाएगा। LS मींस द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो हमारे पास V का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा एलिमेंट्स ऑफ S का। एग्जांपल्स छोटा सा शुरू करें हम। एक सेट लिया मैंने और V लिया हमने, सपोज पहले R2, और एक सेट लिया जिसमें दो एलिमेंट लिए, V1 है हमारे पास 1 0 एंड V2 है हमारे पास 0 1। सो दिस इज जस्ट S2 हैविंग टू एलिमेंट्स। तो R2 के ही दो एलिमेंट लिए, ऑर्डर पेयर, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट अभी R2 का मीनिंग किस तरह के एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोस ऑर्डर पेयर x y in R। तो ये वेक्टर स्पेस बनता है, हमें पता है R2 इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो V1 हमारे पास 1 0, V2 हमारे पास 0 1। तो प्रूव करेंगे हम, S जो है वो बेसिस बनेगी, S इज बेसिस ऑफ R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो अब प्रूव करेंगे हम, फर्स्ट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड S इज स्पैनिंग सेट ऑफ R2। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए पहले तो सपोज दो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कि एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है जो 0 के इक्वल है, तो हम निकालेंगे स्केलर्स क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। A1 एंड A2 दो ही एलिमेंट है हमारे पास, बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फील्ड हमारा रियल नंबर का, सच दैट A1 V1 प्लस A2 V2 दैट इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ R2। दिस इज 0 एलिमेंट ऑफ R2। 0 एलिमेंट मीन्स ऑर्डर पेयर 0 0। तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर A1 V1 की वैल्यू 1 0 प्लस A2 V2 की वैल्यू 0 1 एंड दैट इज 0 0। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज फर्स्ट A1 0 और A2 दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 A2 एंड देन दिस इज 0 0। कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड, वी गेट A1 A2 इज इक्वल टू 0 0। दो हमारे पास वेक्टर बराबर हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर। तो इट मीन्स अगर हमारा स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, तो स्केलर दोनों के आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इट मीन्स क्या बन गया, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास S को हमने प्रूव करना है स्पैनिंग सेट ऑफ। टू प्रूव S इज स्पैनिंग सेट ऑफ, स्पैनिंग सेट ऑफ V मीन्स R2। तो इट मीन्स R2 हमें पता है, वो ऑलरेडी वी नो कि LS दैट इज मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। V से बाहर से तो कुछ नहीं है, सब कुछ V के अंदर ही है। तो हम प्रूव कर देंगे, जब हमने इक्वल प्रूव करना है, LS इज इक्वल टू V, V इज कंटेन्ड इन LS। तो एक एलिमेंट जनरल उठाया V का, दैट मीन्स XY बिलोंगिंग टू V, और प्रूव कर देंगे, टू प्रूव XY in LS, that means
एक्स वाई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। अब एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स वाई कैन बी रिटन एज एक्स 0 प्लस 0 वाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट अलग कर लिया, सेकंड कंपोनेंट 0 रखा है, इधर से सेकंड वाला वेक्टर एक और लिया जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट 0 है और सेकंड कोऑर्डिनेट y है। तो जब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास x y आ जाएगा वापस। तो दैट कैन बी रिटन एज x इंटू 1 0 प्लस y इंटू 0 1। एक्स वाई रियल नंबर है हमारे पास। तो दैट मीन्स कोई भी वेक्टर एक्स वाई उठाया दैट इज कैन बी रिटन एज x टाइम्स v1 प्लस y टाइम्स v2। Therefore xy is a linear combination of v1 and v2। That means xy बिलोंग कर जाएगा ls में। वो उठाया था हमने एलिमेंट v से और निकाल के दिखाया उसको ls में जा रहा है, that means v is equal to ls। तो it means s क्या बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया। s is spanning set of v, generating set of v। Therefore s क्या बन गया, linearly इंडिपेंडेंट भी है, स्पैनिंग सेट भी है, s बेसिस बन गया। दिस इज बेसिस ऑफ v। अब जरूरी नहीं है कि एक ही वेक्टर स्पेस की एक बेसिस हो सकती है, एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है। अब फिर से अगर मैं R2 का ही एग्जांपल लूं, एक और सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स है सपोज 1 2 एंड देन एक एलिमेंट लिया हमने 0 4। तो दिस सेट इज आल्सो वी कैन चेक दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड आल्सो दिस इज द स्पैनिंग सेट। तो एक वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है। टू प्रूव S इज बेसिस ऑफ V, ये प्रूव करेंगे हम। फिर से ये बेसिस बनेगी R2 की। तो चेक करेंगे, सपोज देयर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1, v1 की वैल्यू है हमारा 1 2 और v2 है हमारा 0 4। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 बिलोंगिंग टू R सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 दिस इज इक्वल टू 0 एलिमेंट। दैट मीन्स a1 v1 की वैल्यू 1 2 एंड a2 v2 की वैल्यू 0 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0 0। फिर से इसको जब हम कलेक्ट करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट a1 दैट इज 2a1 प्लस 4a2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 0। वी गेट हियर a1 कंपोनेंट वाइज अगर वेक्टर दो बराबर है तो कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो 4a2 दिस इज इक्वल टू 0। a1 0 है, a1 0 आ गया तो a1 हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो a1 a2 दोनों 0 आ गए, इट मींस s क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। s लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया अब हमारे पास, स्पैनिंग सेट प्रूव करना। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वेक्टर है 1 2 और सेकंड वेक्टर है 0 4। तो प्रूव करेंगे हम। लेट एक एलिमेंट जनरल लिया हमने एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2 और प्रूव कर देंगे वो किस में जा रहा है, एक्स वाई यानी कि v वेक्टर लिया v बिलोंगिंग टू ls। Now xy is equal to, let there exist scalars a1 that is 1 2 and that is a2 0 4। a1 और a2 compute करेंगे। We shall find a1 and a2 belonging to real number such that this। Therefore यहाँ से क्या बना, x की वैल्यू बनेगी this is a1 and this is 2 xy actually xy पूरा ही लिखेंगे हम a1 2a1 plus 4a2। That means a1 की वैल्यू आ गई x and that is 2a1 plus 4a2 की वैल्यू आ गई y। a1 की वैल्यू x अगर हम पुट कर दें यहाँ से a2 आ जाएगा that is 4 times a2 y minus 2 times a1 that means y minus 2x। a1 की वैल्यू x, a2 की वैल्यू आ गई 1/4 y minus 2x। इट मीन्स हमारे पास कोई भी जनरल एलिमेंट को लिख सकते हो एक्स वाई यानी कि v कैन बी रिटन एज a1 times v1 plus a2 times v2 where a1 we get here is x और a2 की वैल्यू y minus 2x by 4 times v2। So this belongs to linear combination of v1 and v2। So general element उठाया था v is contained in ls and we know already ls is contained in v, therefore v क्या हो जाएगा ls। तो it means हमारे पास v हमारा यहाँ R2 के इक्वल है। it means हमारे पास एक ही वेक्टर स्पेस की जो एक R के ऊपर फील्ड बन रहा है, हमारा R2 R के ऊपर फील्ड बन रहा है, उसकी दो बेसिस हमने निकाल के दिखाई है। ऐसा जनरली भी हो सकता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास, कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, इसकी एक से ज़्यादा सेट ऐसे हो सकते हैं, S1 भी बेसिस बन रहा है, S2 भी बेसिस बन रहा है, S3 कोई और सेट है वो भी बेसिस बन रहा है। तो एक से ज़्यादा बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड की हो सकती हैं। लेकिन आगे हम रिजल्ट निकालेंगे कि अगर बेसिस एक से ज़्यादा भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेम रहेंगे।
कि S1 अगर बेसिस है तो S1 में जितने एलिमेंट्स आएंगे या S2 में जितने एलिमेंट्स आएंगे अगर S2 बेसिस है तो वो सेम रहेंगे। यहाँ पर भी हमने जो एग्जाम्पल किया था, हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया था 1 0 कि ये बेसिस बन रही थी 1 0 एंड 0 1, ये सेट बेसिस बन रहा था। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने लिया 1 2 एंड 0 4, एलिमेंट्स दो ही लिए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस शुड बी सेम, और हम प्रूव करेंगे दिस इज ऑलवेज बी सेम। अगर ऐसा हमारे पास हमने कोई डिफरेंट आ जाता है कि हमने 3 एलिमेंट को बेसिस प्रूव करना है R2 के लिए, तो वो नहीं बनेगी बेसिस। तो अब 0 1 एंड 1 0 एंड 0 1 बेसिस बन रही है, 1 2 एंड 0 4 बेसिस बन रही है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं ऑर्डर्ड बेसिस की। ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ऑर्डर्ड बेसिस का मीनिंग है तो बेसिस ही, बट उसके एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख सकें, तो हम उस बेसिस को ही क्या कहेंगे, ऑर्डर बेसिस कहेंगे। ए बेसिस सेट एस नाम रख लिया, एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इज कॉल्ड ऑर्डर बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो हम ये नेक्स्ट डेफिनेशन एक और देंगे हम कोऑर्डिनेट्स की, उसके बाद हम उसको करेंगे हमें ऑर्डर्ड बेसिस की क्यों जरूरत पड़ेगी। ए बेसिस एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड ऑर्डर बेसिस इफ the elements of S can be put in some order, किसी एक ऑर्डर में पुट किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो बेसिस थी हमारे पास S है, दिस इज V1 लिया 1 0, V2 लिया हमने 0 1, दिस इज ऑर्डर्ड बेसिस। कि हमें पता है कि बेसिस में दो ही एलिमेंट हैं, फर्स्ट वेक्टर जो लिया इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, सेकंड 0 है, तो एक, और V2 में फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। इट मींस हमारे पास ऐसा नहीं किया कि V1 हमने ले लिया 0 1 और V2 ले लिया हमने 1 0, तो ये एक ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। हमारा जो V1 है उसमें एलिमेंट 1 है, V2 में सेकंड एलिमेंट 1 में। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम R3 का एग्जांपल लें, R3 का, तो हमने V1 लेंगे 1 0 0, V2 लेंगे हम 0 1 0 सेकंड एलिमेंट 1, V3 में थर्ड एलिमेंट 1 थर्ड कोऑर्डिनेट 1, तो ये बेसिस बनेगी, ये बेसिस बनेगी R3 की, चेक कर सकते हो, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा उसका, इस बेसिस का S अगर इस सेट का नाम है तो LS जो होगा वो R3 के बराबर होगा और S जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से कोई भी चेक कर सकते हो, एक्स वाई जेड जनरल एलिमेंट लिया, दैट कैन बी रिटन एज x टाइम्स 1 0 0 प्लस का y टाइम्स 0 1 0 प्लस का z टाइम्स 0 0 1, so that means this is the linear combination of V1 V2 V3। तो अब ये जो बेसिस बनाई है दैट इज द ऑर्डर बेसिस, क्योंकि V1 लिया तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, V2 में सेकंड एलिमेंट 1 लिया, V3 में हमने थर्ड एलिमेंट 1 लिया, तो ये बेसिस बन रहा है, दिस इज ऑर्डर्ड बेसिस। ऐसा हमने अगर हम इसको ही चेंज कर दे ऑर्डर कोई कि V1 की जगह ले लिया 0 1 0, V2 की जगह ले लिया हमने 1 0 0 और V3 के जगह 0 0 1, सो बेसिस तो ये भी है, एलिमेंट तो वही है हमारे पास, लेकिन ये ऑर्डर बेसिस नहीं कहलाएगी, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है। तो जब एलिमेंट्स ऑर्डर में आ जाए तब हम उसको कह देते हैं ऑर्डर्ड बेसिस बन रहा है। अब हमारे पास इन जनरल एक Rn वेक्टर स्पेस लिया, Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। Rn में किस तरह के एलिमेंट होंगे, हमारे एलिमेंट होंगे x1 x2 एंड टपल्स टाइप के, x1 x2 xn जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, और ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। इसकी जो बेसिस हम निकालेंगे दैट इज V1। इन जनरल हम E1 जो हमने अभी बनाई थी बेसिस पर्टिकुलर टाइप की, E1 जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है बाकी सारे 0, n कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, सेकंड एलिमेंट 1 है बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0, E3 थर्ड कोऑर्डिनेट 1 होगा बाकी सारे 0, और En nth एलिमेंट 0 0, nth कोऑर्डिनेट 1 होगा बाकी सारे 0। दिस इज बेसिस ऑफ Rn, ये बेसिस बनेगी Rn ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बनेगा, जैसे हमें R1 में लिया था तो सेट ऑफ 2 टपल्स लिया था 1 0 एंड 0 1, 3 टपल्स का सेट लिया R3 तो 1 0 0 0, 3 एलिमेंट आए थे यहाँ पर 0 0 1, 4 R4 का सेट लोगे R4 का, तो बेसिस बनेगी हमारे पास
1 यानी कि 4 टपल्स का सेट होगा और 4 ही एलिमेंट आएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी सारे 0, सेकंड एलिमेंट 1 बाकी सारे 0, थर्ड एलिमेंट 1 बाकी सारे 0 एंड फोर्थ एलिमेंट 1 बाकी सारे 0। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस बनेगी। हर वेक्टर स्पेस में एक बेसिस तो कम से कम जरूर आएगी, हम निकालेंगे उसको एक्जिस्टेंस थ्योरम में। तो फिलहाल हमारे Rn में जो हमने बेसिस निकाली E1 1 0 0 0 0, सेकंड E2 इज 0 1 0 0। तो इस तरह का जो सेट बनाया E1 E2 En का, पर्टिकुलर इनकी नोटेशन हम E1 E2 En दे देते हैं, दैट इज E1 E2 En इज स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस को नाम दिया गया इसको, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। बेसिस एक से ज्यादा हो सकती है, कोई ये वाली बेसिस जो पर्टिकुलर बनाएगी जब हमने, और ये हमने प्रूव भी किया R2 के लिए, तो ये बेसिस बनती है और इस बेसिस को हमने नाम दिया स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ, स्टैंडर्ड बेसिस का। नेक्स्ट जब हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलें, V हमारा पास पॉलिनोमियल्स का सेट है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर विद डिग्री लेस देन इक्वल टू n, कि वो सारी पॉलिनोमियल्स हैं V में, और हमें पता है ये क्या बनती है, वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। fx इज पॉलिनोमियल ओवर R ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, कि वो सारी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। n हमारा फिक्स है यहाँ पर, n इज ए फिक्स नंबर, तो ये वेक्टर स्पेस बनता है। और हमें इसकी बेसिस निकालना चाह रहे हैं, इसकी बेसिस जो होगी वो हम निकालेंगे 1 x x स्क्वायर अप टू x रेज़ टू पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, अब 1 to n, तो यही हो गया हमारे पास x की पावर, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ये 1 बना, इनकी x रेज़ टू पावर 0 सोच सकते हो उसको। सो दिस इज सेट ऑफ n प्लस 1 एलिमेंट्स, और प्रूव कर देंगे हम दिस इज बेसिस ऑफ V, S इज बेसिस ऑफ V। बेसिस बन रही है, इट मींस हमें कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, पहले तो प्रूव करेंगे S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और फिर निकालेंगे हम सेकेंडली कि लीनियर स्पैन ऑफ S जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, LS इज इक्वल टू V। तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने जा रहे हैं। Suppose there exist scalars a1, a2, an plus 1, n plus 1 एलिमेंट्स हैं, तो स्केलर्स में हमने n plus 1 लिए फील्ड में यानी कि रियल नंबर में, सच दैट a1 into 1, a2 into x, a2 into x square, a3 into x square and an into x raised to power n minus 1, an plus 1 into x raised to power n। तो हमने a1 से शुरू किया, a1 into 1, a2 into x, a3 into x स्क्वायर, तो यहाँ पावर जो चल रही है उससे एक ज्यादा a का इंडेक्स चल रहा है, तो n माइनस 1 पावर है तो इंडेक्स n है, n पावर होगी तो n प्लस 1 इंडेक्स होगा। दिस इज इक्वल टू 0। जीरो पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज 0 प्लस का 0x प्लस का 0x स्क्वायर प्लस का 0x रेज़ टू पावर n। अब दो पोलिनोमियल इक्वल कब होती हैं, जब उनका सेम पावर के कोफिशिएंट्स सेम होंगे। तो अब ये साइड पोलिनोमियल बन रही है a1 a2x a3x स्क्वायर an प्लस 1 x रेज़ टू पावर n, दूसरी साइड पोलिनोमियल है 0 प्लस का 0x। तो दो पोलिनोमियल बराबर है, सपोज ये हमारे पास दो पोलिनोमियल है a1 प्लस का a2x दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5x। तो a1 अगर हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वेट करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वेट करेंगे। सेम यहाँ पर अब हमारे पास पोलिनोमियल है n डिग्री की, एक पोलिनोमियल यहाँ पर है n डिग्री की, तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, इसी तरह से an की वैल्यू क्या आ गई। तो मीन्स क्या आ गया, हमारा जो सेट S था जो हमने बनाया था 1x x स्क्वायर, वो सारा के सारा क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। S में एलिमेंट्स है 1x x स्क्वायर अप टू x रेज़ टू पावर n, तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि S जो होगा वो स्पैनिंग सेट भी बनेगा V का। वी नो दैट LS इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ V। अब प्रूव क्या करेंगे हम, V इज कंटेन्ड इन LS। तो एक एलिमेंट उठाएंगे V का, एलिमेंट उठाने का मतलब एक पॉलिनोमियल उठाएंगे V की, लेट fx बी एनी एलिमेंट ऑफ V। अब कोई भी एलिमेंट है V का और वो n या n डिग्री से कम होगा, देन fx कैन बी रिटन, fx को लिख सकते हो, fx कैन बी रिटन इन द फॉर्म कि अगर मान लो n की वैल्यू 5 और fx हमने थर्ड डिग्री का भी उठा लिया, तो 0 कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करके उसको 5 पावर तक लेके जा सकते हो, 5 डिग्री तक लेके जा सकते हो। तो a0 प्लस a1x
प्लस a2x स्क्वायर प्लस प्लस an(x raised to power n), वेयर ai's जो होंगे वो f में होंगे, f मीन्स हमारा रियल नंबर, i वेरिंग फ्रॉम 0 to n। तो एक एलिमेंट उठाया हमने v में से, तो f को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर डिग्री n से कम भी होगी तो भी हम उसको जीरो कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करके वो n डिग्री का बना सकते हैं। देन वी कैन सी हियर fx कैन बी रिटन एज a0 into 1, a1 into x, a2 into x स्क्वायर, और चलते जा रही हूँ an into x raised to power। ये क्या दिख रहा है? दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, this is linear combination of 1 x x square up to x raised to power n। that means fx कहाँ पहुँच गया? ls में। हमने उठाया कहाँ से था? v से, therefore v is contained in ls and ls already contained है v में, therefore v is equal to ls। तो s स्पैनिंग सेट भी बन गया, s लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो s क्या बन गया? बेसिस बन गया। s is basis of v। इट मीन्स v हमारे पास सारे के सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है जो डिग्री n तक की हैं, तो s हमने लिया 1 x स्क्वायर अप टू x रेज़्ड टू पावर n, वो बेसिस बनेगा v का। फॉर एग्जांपल अगर इसी में हम पर्टिकुलर केस ले लें, v हमने सेट लिया fx सारे के सारे पॉलिनोमियल का, fx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, तो इसकी जो बेसिस बनेगी वो क्या बनेगी? 1 x स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास 1 x स्क्वायर x क्यूब 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो जितने एन v में हमने लेस देन इक्वल टू n डाला है तो n+1 एलिमेंट आएंगे बेसिस ऑफ v में। तो ये हमारा एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अब v लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया 1 एंड आयोटा, 1 एंड आयोटा, दो ही एलिमेंट लिए और प्रूव करेंगे दिस इज बेसिस ऑफ C ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो अब कैसे निकालना है? तो S को लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना है, प्रूव करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंडली प्रूव करेंगे LS इज इक्वल टू C, C हमारा V के बराबर है। तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 एंड A2 बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फील्ड हमारा रियल नंबर का, सच दैट A1 इंटू 1 प्लस A2 इंटू आयोटा, हमारे जो S के एलिमेंट से 1 और आयोटा है, एंड दैट इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो वेक्टर है यहाँ, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे? जब रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो इट मींस A1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 इज इक्वल टू 0। सो S क्या बन गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट, S लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है LS इज इक्वल टू V। वी नो LS इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ V। अब हम प्रूव करेंगे V इज कंटेन्ड इन LS। तो एक एलिमेंट उठाओगे किसका? V का एक एलिमेंट उठाएंगे। V का एलिमेंट उठाने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे। देन Z कैन बी रिटन एज, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हो? x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। देन Z कैन बी रिटन एज अगेन x इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू y या y इंटू आयोटा। इट मीन्स दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड आयोटा, x इंटू 1 प्लस y इंटू आयोटा। So this is the linear combination of, this is linear combination of 1 and iota. तो इट मीन्स क्या बन गया? ये LS में चला गया, दैट मीन्स Z बिलोंग्स टू LS एंड देयरफॉर Z इज इक्वल टू LS और V इज इक्वल टू LS। सो क्या बन गई? बेसिस बन गई हमारे पास। सो S इज बेसिस ऑफ V हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ से एक चीज में और भी हमारे पास करेंगे। हमने एक बीच में एग्जांपल किया था, वेक्टर स्पेस खुद अपने आप के ऊपर क्या बनता है? एक फील्ड अपने आप के ऊपर क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। कि हमारे पास F फील्ड है और F ही V के बराबर है, तो F इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। एक और भी क्या था? F is a vector space over its subfield। तो फिलहाल हम इस केस में आ रहे हैं जब V और F दोनों बराबर हो जाएं
कि फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। तो इसमें बेसिस क्या होगी, इसमें जो बेसिस होगी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, एक ही एलिमेंट आएगा कि v और f दोनों बराबर हो जाएंगे, f ओवर f आ रहा है, v f ऐसे भी लिखते हैं हम कई बार, तो f ओवर f। तो इसमें जो बेसिस बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लेके आएगी। हालांकि हमारे पास यहाँ 1 की जगह में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट डाल सकती है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, वो हमारे पास बेसिस बनेगी। तो पहले मैं इसको प्रूव कर दूं कि s में सिर्फ और सिर्फ 1 डाला है मैंने, सो दिस इज बेसिस ऑफ v हमारा f के इक्वल ही है। तो v का अब सिंगलटन नॉन जीरो सेट, वो हमने कहा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, प्रूव किया हुआ है, s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। चेक कर सकते हो, नहीं तो यहां पर भी दोबारा से, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 बिलोंगिंग टू f सच दैट a1 into 1 v हमारा s में सिर्फ 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। सिंस a1 इट मीन्स a1 की वैल्यू क्या आ गई यहीं से, a1 into 1 मीन्स a1 ही बचा, तो a1 is 0, दैट मीन्स क्या बन गया, s is linearly independent। अगेन हमारे पास v का कोई भी एलिमेंट उठाओ, let v belonging to v, then v can be written as v into 1 का ये जो एलिमेंट है वो f में जा रहा है, स्केलर कॉम्बिनेशन बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 का, तो ये मिस कहाँ चला गया, लीड कहाँ चला गया, ls में, सो v is contained in ls, ls is contained in v, so this is it means ls is equal to v। तो बेसिस बन गया कि अगर फील्ड अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस है, f is a field वेक्टर स्पेस, f is वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ ओवर f, देन उसकी बेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो हमने फिलहाल डाला था 1। अब मैं क्या करूं, यहां पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, कोई भी नॉन जीरो, v और f दोनों बराबर हैं, और s में सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट लिया जो नॉन जीरो है, जस्ट एक एलिमेंट a ले लिया विच इज नॉन जीरो, a इज नॉन जीरो, देन s जो होगा वो बेसिस बनेगी। फिर से सिंगलटन नॉन जीरो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वो चेक कर सकते हो। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा बिलोंगिंग टू f सच दैट a इंटू अल्फा इज 0, बट a हमारा नॉन जीरो है, इट मीन्स अल्फा को क्या आना पड़ेगा 0, इट मीन्स स्केलर 0 आ गई। लीनियर कॉम्बिनेशन लिया एलिमेंट्स ऑफ s का, वो 0 के बराबर है, स्केलर हमारा a जो था हमारा नॉन जीरो है, तो इट स्केलर की a अल्फा की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, दैट मीन्स s क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कोई भी एलिमेंट उठाओ v का कोई भी एलिमेंट उठाओ, देन v कैन बी रिटन एज, a हमारा नॉन जीरो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो दैट कैन बी रिटन एज a इनवर्स a इंटू v लिख सकते हो इसको, a इनवर्स इंटू a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो v को लिख सकते हो 1 इंटू v। अब यहां से क्या लिखोगे, दिस इज फर्दर रिटन एज, हमारे पास मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है a का, तो यहाँ से a इनवर्स v को इकट्ठा कर दो, साथ में a लिखो, a इनवर्स a v हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है, a भी फील्ड का एलिमेंट है, a इनवर्स भी फील्ड का एलिमेंट है, v भी फील्ड का एलिमेंट है, ये तो पूरा कंप्लीट एलिमेंट किसका बना, फील्ड का। सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा टाइम्स a लिख दो चाहिए इसको, या हमने अल्फा रखा हुआ है तो पहले बीटा टाइम्स a रख दो इसको, बीटा हमारे पास f में, बीटा की वैल्यू a इनवर्स v, सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a, सो दिस इज v इज बीटा टाइम्स a, दिस मीन्स v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a, दैट मीन्स v कहाँ पहुंच गया, ls में, और ls is contained in already v is contained in ls and ls is contained in v, that means v की वैल्यू क्या आ गई, ls के इक्वल। तो हमारे पास सिंगलटन नॉन जीरो सेट लिया था, इज बेसिस ऑफ f ओवर f, तो v हमारा f के बराबर ही है यहाँ पर, तो उसकी बेसिस, जब भी वेक्टर स्पेस खुद फील्ड के बराबर है तो उसकी बेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट 0 के अलावा कोई भी हो सकता है। फिर इसको हम थोड़ा सा और देखें, R इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, R इज वेक्टर स्पेस ओवर R, तो इसकी बेसिस में क्या एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कोई भी नॉन जीरो सिंगलटन उठा लो, सपोज ये उठा लिया, दिस इज बेसिस, कोई भी नॉन जीरो सिंगलटन, तो सिंगलटन नॉन जीरो है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी एक रियल नंबर उठाओगे, कोई भी रियल नंबर, दैट कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हो 5, हमने निकालना दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5, तो x by 5 into 5 लिख सकते हो इसको, सो x by 5 इज द एलिमेंट ऑन फील्ड,
एलिमेंट इन फील्ड, सो दैट इज हमारे पास बीटा इंटू 5, सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5, कहाँ पहुंच जाएगा एलएस में। तो ये 5 जो एलिमेंट उठाया, एक एलिमेंट उठाया था नॉन जीरो कोई भी, वो बेसिस बन सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो दिस इज बेसिस ऑफ सेम। इसी तरह से C is vector space, C is vector space over the field of complex number, तो इसकी बेसिस में भी कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अगेन बेसिस ऑफ S is basis of C over the field of C। सेम इसी तरह से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z डैश से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, दैट कैन बी रिटन एज, उसको क्या लिखोगे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन कि Z डैश ओवर Z मल्टीप्लाई विद Z, तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z, कहाँ चलेगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Z, कहाँ चला जाएगा LS में। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फील्ड अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो उसकी बेसिस में एक एलिमेंट आएगा, और कोई वो एक एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एनी नॉन जीरो एलिमेंट इज बेसिस। तो अब यहाँ से एक और चीज भी तुम्हें देखने को मिली कि हमने जब C लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिया था, C इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर भी है, C इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ भी है। दैट मीन्स ये सब फील्ड के ऊपर लिया था हमने, R सब फील्ड है C का, और ये हमने C खुद ही लिया था। तो इसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स थे, हमने बेसिस निकाला था 1 एंड आयोटा, 2 एलिमेंट लिए थे, और यहाँ जब हमने बेसिस निकाली एनी नॉन जीरो सिंगलटन, एनी नॉन जीरो सिंगलटन, तो बेसिस हैज 2 एलिमेंट, यहाँ पर बेसिस के पास 2 एलिमेंट्स थे, और यहाँ बेसिस के पास 1 एलिमेंट है। इसका मतलब जब फील्ड चेंज हो रहा है, वेक्टर स्पेस वही है, V वही है, V हमारा C है, इस वाले पर्टिकुलर केस में V हमारा C था, F हमारा R था, यहाँ क्या था, V हमारा C था, F हमारा C था। तो इसकी बेसिस में हमारे पास 2 एलिमेंट थे, और इसकी बेसिस में 1 एलिमेंट है। इसका मतलब बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने ये तो कहा है कि हमारे पास बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, लेकिन अगर फील्ड सेम हो तो, फील्ड अगर अलग अलग हो रहा है, यहाँ फील्ड रियल नंबर का है, यहाँ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का है, वेक्टर स्पेस चाहिए वही है, V हमारा C ही था, बट फील्ड हमारा चेंज हो रहा है, तो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो अगर सेम वेक्टर V और F ही है, तो बेसिस के एलिमेंट सेम होंगे। बेसिस एलिमेंट्स की एक से ज्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस आर सेम, लेकिन अगर मेरा फील्ड ही चेंज हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस के डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट अब इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यही स्टॉप कर रहे हैं।